तो आज हम लोग शुरू करेंगे डेरिवेशन ऑफ सर्कुलर वेवगाइड। सर्कुलर वेवगाइड में ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और क्या कहते हैं जो जैसे हम डिराइव किए थे रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए सेम दूसरा व्यवसाय है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में क्या था, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जो हमारा क्या कहते हैं जो कोऑर्डिनेट था वो क्या। हाँ हेलो हेलो, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। अब आ रहा है, अब आ रहा है। सर बहुत घर घुरा रहा है। नहीं आ रहा है क्लियर। थोड़ा अधिक नॉइज आ रहा है सर। अब आ रहा है क्लियर। अब ठीक है सर। आशुतोष केसरी दो प्रोफाइल से ज्वाइन कर रहा है। तीन तीन प्रोफाइल ज्वाइनिंग तो हो गया। ओके तो करो चलो। अच्छा तो इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड में क्या था, टोटल डेरिवेशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में था। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सर्कुलर वेवगाइड है तो इसमें सर्कुलर वेवगाइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सर्कुलर होता है लेकिन ऐसा वो सिलेंडर होता है क्योंकि जेड कंपोनेंट हमारा इनफाइनाइट होगा जितना वेव प्रोपगेट करेगा। जो हम डेरिवेशन करेंगे वैसा ही डेरिवेशन करेंगे, उसी तरह मैक्सवेल इक्वेशन शुरुआत करेंगे, बस कंपोनेंट किस में लेंगे तो रो फाई और जेड में लेंगे। ये सिलेंडर कोऑर्डिनेट वाला था। थोड़ा सा कन्वर्सन देख लेते हैं हल्का एक मिनट ताकि रिकॉल हो जाए। तो रिकॉल ये था हमारा क्या कहते हैं कन्वर्सन का, कि कन्वर्सन में जब हम भी लिखते हैं तो यू वी डब्ल्यू और स्केलिंग फैक्टर लिखते हैं H1 H2 H3। कार्टेशियन में हमारा u की जगह पे x, v की जगह पे y, w की जगह पे z, उसका स्केलिंग फैक्टर तीनों में 1 1 1 1 रहता है। हमारा क्या कहते हैं u की जगह पे रो, v की जगह पे फाइव और क्या कहते हैं z की जगह पे हमारा तो हम ओके कर दिए हैं, जारी लिखना रहा है। फिजिकल में हमारा रो फाइव जेड और वन स्केलिंग फैक्टर होता है। उसी तरह फिजिकल में हमारा यूपी की जगह पे आर थीटा फाइव और स्केलिंग फैक्टर 1 आर आर साइन थीटा। ये कॉमन बता रहे हैं कि किसी एक इक्वेशन से कैसे सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको डेल क्रॉस कर, मान लीजिए वेक्टर का हमको कर्ल निकालना है। कर्ल निकालने के लिए हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाते हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो डेल क्रॉस ए इक्वल टू 1 बाय H1 H2 H3 H1 AU H2 AV H3 AW डेल बाय डेल वन डेल बाय डेल बी डेल बाय डेल डब्ल्यू और H1 AV H3 AV। इसी तरह अगर मान लीजिए हमको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखना है तो हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में स्केलिंग फैक्टर क्या क्या है, 1 r sin थीटा। तो H1 की जगह पे 1 आ जाएगा, H2 की जगह पे r आ जाएगा और H3 की जगह पे r sin थीटा आ जाएगा। तो सिंपली इस एक जनरल हाँ वो डिस्कनेक्ट, फिर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आ रही है आवाज। यस सर। वो जियो का फिर आइडिया से कनेक्ट किए हैं, जियो का डिस्कनेक्ट हो गया था फिर आइडिया से कनेक्ट किए हैं। तो हम स्केलिंग फैक्टर में क्या बताए थे कि एक जनरलाइज इक्वेशन से स्फेरिकल सिलिंड्रिकल और क्या कहते हैं और तीनों का स्फेरिकल सिलिंड्रिकल और कार्टेशियन तीनों का एक मतलब कर्ल डाइवर्जेंस या ग्रेडियंट कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे डेल क्रॉस ए लिखना था तो यहाँ पे 1 बाय H1 H2 H3 किए तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे H1 इक्वल टू 1 आ गया, H2 इक्वल टू आर, H3 इक्वल टू आर साइन थीटा। तो क्या हो गया 1 बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ H1 का इक्वल टू 1 है तो सिंपली ए आर आ गया। क्या कहते हैं ए वी के जगह पे हमारा थीटा आता है तो यहाँ पे H2 के जगह पे आर आ गया, आर ए थीटा आर साइन थीटा। तो इसी तरह उसका वैल्यू पुट करके हम कर्ल डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट का इक्वेशन एक जनरलाइज फार्मूला से, तो ये कर्ल का जनरलाइज फार्मूला था, ऐसे करके हम तीनों कोऑर्डिनेट में इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ सर्कुलर वेवगाइड में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज होगा। तो उसी तरह डाइवर्जेंस का फार्मूला एक जनरलाइज फार्मूला हम लोग लिखे हुए हैं कि डेल डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाय H1 H2 H3
डेल बाय डेल यू H2H3AV प्लस डेल बाय डेल वी H3H1AB प्लस डेल बाय डेल डब्ल्यू H1H2AW। उसी तरह H1H2H3 का वैल्यू हम पुट कर देंगे सिलिंड्रिकल स्फेरिकल चाहे कार्टेशियन में, तो हमारा इस तरह से डाइवर्जेंस निकल जाएगा। उस तरह ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डेल वी, इसमें डॉट नहीं होता है, सिंपली डेल वी लिखते हैं। तो 1/H1 डेल वी बाय डेल यू AU, 1/H2 डेल वी बाय डेल वी AV प्लस 1/H3 क्या कहते हैं डेल वी बाई डेल डब्ल्यू ए यू। अगर मान लीजिए वी हमारा कोई वेक्टर, इस तरह वी के जगह पे हमारा एच एक्स वाई जेड कुछ भी वेक्टर हो सकता है, तो इस तरह से हम कर्ल डाइवर्जेंस का जनरलाइज फार्मूला लिख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल स्फेरिकल और कार्टेशियन तीनों में निकाल सकते हैं। सर्कुलर वेवगाइड में जनरली मान लो, अभी बस हल्का चर्चा बताते हैं कि मान लो ऐसा इक्वेशन आया था डेल स्क्वायर एच जेड प्लस के स्क्वायर एच जेड इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो इस तरह से ये लैप्लासियन हो गया डेल डॉट ग्रेडियंट इंटू एच जेड। तो इस तरह से हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, जिस तरह से क्या कहते हैं लैप्लासियन का इक्वेशन लिखे थे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। तो बस यही बताने का मेरा मेन उद्देश्य था कि किस तरह से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। अब सर्कुलर वेवगाइड में बात करते हैं। सर्कुलर वेवगाइड हमारा क्या होता है? सर्कुलर वेवगाइड हमारा एक हॉलो वेवगाइड स्ट्रक्चर ही होता है जिसमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होता है और ये मतलब इधर एक इनफाइनाइट लेंथ जेड जिधर हमारा वेव प्रोपेगेट करेगा, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और इनफाइनाइट लेंथ जो जेड एक्सिस होता है तो वो किस तरह का होता है, वो हमारा एक सिलेंडर होता है। तो लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर वेवगाइड ऑफ इनर रेडियस ए। एक सर्कुलर वेवगाइड है जिसका इनर रेडियस ए है एज शोन इन फिगर, और इसको हम लोग किस किस टर्म, रेडियस हमारा ए है और इसको हम लोग कौन से कोऑर्डिनेट में क्या कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो रो फाई जेड, रो हमारा क्या होता है एरिया, फाई क्या होता है एंगल मेड, और क्या कहते हैं जेड क्या होता है हमारा जो हमारा जेड जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम में जेड होता है तो जेड एक्सिस ऑफ क्या कहते हैं सिलेंडर होता है। Since it is a cylindrical waveguide with circular cross section, we will use cylindrical coordinate system. As in the case of rectangular waveguide, we express the transverse field. अब बताए थे कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में क्या था, जब हम टी मोड कैलकुलेट किए थे तो एच जेड कंपोनेंट हमारा जिधर क्या था जीरो था, मतलब जिधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हम एज्यूम किए हैं उधर का कंपोनेंट जीरो होगा, सिर्फ उसमें टी मोड मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मतलब ट्रांसफर फील्ड एग्जिस्ट करेगा, मतलब वाई में एग्जिस्ट करेगा और क्या कहते हैं एक्स में एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह हम क्या बात किए थे, अगर हम टी एम मोड की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड मतलब एच जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, और क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर किधर हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो या तो क्या कहते हैं एक्स में एग्जिस्ट करेगा या तो वाई में एग्जिस्ट करेगा। तो उसी तरह एज इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड वी एक्सप्रेस द ट्रांसवर्स फील्ड कंपोनेंट ई रो ई फाई। अब क्या कहते हैं तो ट्रांसमिशन, तो अब क्या कहते हैं वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं जो हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जो हम क्या किए थे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बताए थे, किसमें बताए थे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताए थे, एच जेड कंपोनेंट 0 था तो फाई और रो में हो जाएगा। अगर हम इसका कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखेंगे, यहाँ तो एक्स वाई जेड होगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा फाई और रो और फाई, और एच जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा अगर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की बात करते हैं। उसी तरह क्या कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा एच रो एंड एच फाई, और टी एम मोड की बात करेंगे तो क्या करेगा एच जेड हमारा 0 हो जाएगा और एच रो एंड एच फाई, जैसे कि हमारा उसमें एच एक्स और एच वाई एग्जिस्ट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ ई जेड एंड एच जेड। तो उसी इक्वेशन को जो हमारा ई जेड और एच जेड था उसको हम लोग क्या कहते हैं ई जेड और एच जेड का इक्वेशन किस फॉर्म में लिखेंगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। तो हमारा मैक्सवेल इक्वेशन से हम वहाँ पे हम शुरुआत किए थे, तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू हमारा क्या होता है माइनस जे ओमेगा म्यू एच। मैक्सवेल इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे कर डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस करली वी वाई करली टी माइनस डेल वी वाई डेल वी टी बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, और एक बार डिफ्रेंसिएशन होता है तो जे ओमेगा वाला टर्म बाहर आ गया। तो वहाँ से हमारा मैक्स ई एम वेव का इक्वेशन का भी शुरुआत हुआ था, और यही इक्वेशन से हमारा वेव गाइड का इक्वेशन का भी शुरुआत होता है। तो मैक्सवेल इक्वेशन इसीलिए बहुत टाइम वेराइंग फील्ड में इंपॉर्टेंट होता है। तो इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अब डेल क्रॉस ई माइनस जे ओमेगा म्यू एच, इसको हम लोग जब रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ड्राइव किए थे तो एच और ई का कंपोनेंट किधर लिए थे एक्स वाई जेड में। अब क्या कहते हैं अब जो हम कंपोनेंट लेंगे तो हम किधर किस में लेंगे रो फाई और जेड में, क्योंकि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। तो डेल क्रॉस ई निकालने का तरीका बताए, तो इससे पहला वाला इक्वेशन में हम बताएं डेल क्रॉस किसी भी प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे ऐसे डेल क्रॉस से 1/H1 H2 H3। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के सिस्टम में क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के सिस्टम में हमारा आ जाएगा रो फाई जेड और स्केलिंग फैक्टर क्या आ जाएगा 1 रो 1। तो इसी फार्मूला में हम पुट करके क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूला में पुट करके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उसका क्या कहते हैं
डेल क्रॉस ई या डेल क्रॉस एच जिसका भी हमको निकालना है तो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे डेल क्रॉस ई का लिखें तो डेल H1 H2 H3 तो 1 H1 था तो 1 बाई रो हो गया। यहाँ पे उसी तरह 1 H1 तो H1 के जगह पे 1 आ गया, यहाँ पे रो आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया तो ए रो फाई ए फाई ए जेड, फिर डेल बाई डेल रो डेल बाई डेल फाई डेल बाई डेल जेड ई रो, यहाँ पे H2 की जगह पे रो आ जाएगा रो ई फाई ई जेड। अब इसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और यहाँ पे H कंपोनेंट किस में आ गया माइनस जे ओमेगा म्यू एच, H कंपोनेंट किस में आ गया एच रो ए रो, H का रो कंपोनेंट, H का फाई कंपोनेंट और H का जेड कंपोनेंट, क्योंकि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है रो फाई जेड। अब इस इक्वेशन को ए फाई का इक्वेशन लिखेंगे तो ये इंटू मल्टीप्लाई बाई ये, एरो का लिखेंगे तो ये और माइनस ये, इसी तरह हम एच फाई सबका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसी तरह इफ वी इक्वेट द रो कंपोनेंट, अगर हम रो कंपोनेंट को इक्वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट का साइन आएगा, अगर हम रो कंपोनेंट पे इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट का साइन आएगा, चलो जो भी। तो अगर रो कंपोनेंट को हम इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा हमारा 1 बाई रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या कहते हैं डेल बाई ई जेड अपॉन डेल फाई, ये हमारा इसको इससे और माइनस इसको इससे, माइनस रो डेल ई फाई बाई डेल जेड इक्वल टू क्या हो गया माइनस जो ओमेगा म्यू रो। इसका हम लोग कौन सा कंपोनेंट ले लिए एच रो कंपोनेंट ले लिए, इसका हम लोग एच रो कंपोनेंट ले दिए। उसी तरह इफ वी इक्वेट फाइव कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो हमारा आ जाएगा माइनस डेल ई जेड बाई डेल रो माइनस डेल ई रो बाई डेल जेड इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच फाइव, एच का कौन सा कंपोनेंट फाइव कंपोनेंट। उसी तरह इन दिस सेम मैनर अब हम लोग इसी तरीका से हम लोग डेल क्रॉस एच का भी लिख सकते हैं। डेल क्रॉस एच इक्वल टू क्या होता है, डेल क्रॉस एच इक्वल टू हमारा क्या होता था एम्पियर्स लॉ में करली डी बाई डेल टी का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जे ओमेगा वाला टर्म ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, तो जे ओमेगा वाला टर्म बाहर आ जाएगा और क्या कहते हैं करली डी बाई करली डी इक्वल टू क्या होता है ई इंटू ई। तो उसी तरह से हमारा टाइम वैराइंग फील्ड जो एम्पियर्स लॉ का इक्वेशन था वो ये आया था। इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट भी था, उसको हम लोग अभी नहीं लिए हैं। तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू क्या आया था जे ओमेगा म्यू ई इंटू ई। तो इन दिस मैनर हम लोग क्या कर सकते हैं एच कंपोनेंट का भी क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से लिख सकते हैं। तो एस कंपोनेंट का लिखेंगे तो हमारे पास उसी तरह सेम टू सेम इक्वेशन आ जाएगा 1 बाई रो इंटू डेल एच जेड बाई डेल फाई माइनस रो डेल फाई अपॉन डेल एच जेड। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रो कंपोनेंट इक्वेट कर देंगे, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का फाई कंपोनेंट हम इक्वेट कर देंगे। सिंस द वेव इज एज्यूम टू प्रोपगेट अलोंग जेड डायरेक्शन, अब हम क्या एज्यूम किए हैं वेव हमारा किधर प्रोपगेट कर रहा है सिलिंड्रिकल वेव गाइड में जेड डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा है। तो जेड डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो ये फेजर वाला टर्म आता है ई टू द पावर माइनस जे बीटा जेड, इसी से हमारा पता चलता है किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। अगर प्लस आएगा तो माइनस जेड डायरेक्शन में और माइनस आया तो प्लस जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यह क्या कहते हैं जेड कोऑर्डिनेट का अगर डायरेक्शन है तो इसको हम लोग ई टू द पावर माइनस, इसका डिपेंडेंस किस पे है ई टू द पावर माइनस बीटा जेड में, तो इसको हम लोग इस वाले टर्म से रिमूव करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्या कहते हैं बीटा वाला टर्म हमारा बाहर आ जाएगा, माइनस जे बीटा क्या कहते हैं बाहर आएगा। डिफरेंशिएशन में ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो माइनस जे बीटा वाला टर्म बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। तो उसी इक्वेशन को हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पे आगे, उसी इक्वेशन को हम लोग आगे पुट कर रहे हैं। हेलो हाँ बोलो बोलो हेलो क्या ज्वाइन लेने के लिए बोल रहे हैं सर। अच्छा ज्वाइन, अच्छा ठीक है। अच्छा पार्टिसिपेंट कौन है, कहाँ कोई ज्वाइन सर ज्वाइन के लिए कहाँ कोई आ रहा है, किसी का रिक्वेस्ट नहीं है भेजो, मैसेज किया था। किसी का रिक्वेस्ट है ही नहीं, किसी का रिक्वेस्ट नहीं है। चलो तो उसी तरह हम लोग क्या कहते हैं उसका इक्वेशन लिख लिए, ईरो का इक्वेशन लिख लिए। अब क्या कहते हैं कहाँ भाग गया, हाँ ये बताया था कि माइनस जे बीटा के टर्म में आएगा। तो
अब द इक्वेशन हमारा क्या है, 1/रो क्या कहते हैं डेल ईटा डेल ई जेड अपॉन डेल फाइव माइनस रो, फाइव के टर्म में इक्वेशन लिखे हैं, तो एच रो वाला टर्म आया हमारे पास में। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन कैन बी रिटन है, जेड कंपोनेंट किस पे डिपेंडेंस था, ई टू द पावर माइनस बीटा जेड पे, तो इसका सीधा डिफरेंशिएशन करके माइनस क्या कहते हैं उसका जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन था उसको जे बीटा के टर्म्स में सीधे डायरेक्ट यहाँ पे हम ले लिए हैं। तो क्या आ जाएगा 1/रो डेल ई जेड बाई डेल फाइव प्लस जे बीटा क्या कहते हैं ई टू द पावर माइनस जे बीटा का डिफरेंस जे बीटा इंटू ई टू पावर आएगा, तो बस सिर्फ हमको कोऑर्डिनेट से मतलब है किस डायरेक्शन में प्रोपगेशन कर रहा है, तो इसलिए हम लोग जे बीटा वाला टर्म यहाँ पे ले लिए, रो इंटू ई फाइव इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू एच रो। सिमिलरली द इक्वेशन फाइव के टर्म्स में ये इक्वेशन आ जाएगा उसी तरह, कैन बी रिटेन एज, और डेल जेड वाला टर्म जो था उसको हम लोग जे बीटा, क्योंकि डिपेंडेंस किस पे था ई टू पावर माइनस जे बीटा जेड पे, तो एक्चुअली डायरेक्शन क्या था जेड के जगह पे बीटा जेड आ गया ई टू पावर, तो इसलिए उसका एक बार डिफरेंशिएशन ले लिए तो प्लस जे बीटा इंटू एच रो, डायरेक्ट इस डिफरेंशिएशन वाला जेड वाले टर्म को बीटा से रिप्लेस कर दिया, तो जे बीटा एच रो इक्वल टू जे ओमेगा म्यू जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई फाइव। उसी तरह एच रो का इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास में, तो एच रो का हमारा क्या फोटो भेजी है, कुछ नहीं, ये पढ़ाई है, अटेंडेंस का है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ चला गया, हाँ तो हमारे पास क्या आ गया, तो एच रो का अब क्या कहते हैं, एच रो इक्वल टू हमारे पास क्या इक्वेशन, एच रो इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन आता है माइनस जे ओमेगा म्यू रो क्या कहते हैं डेल ई जेड अपॉन डेल फाइव प्लस जे बीटा रो ई फाइव, बस एच रो वाला जो इक्वेशन था उसमें जे बीटा का वैल्यू एच जेड कंपोनेंट में हम पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन ई फाइव का हमारा जो इक्वेशन क्या कहते हैं ई फाइव वाले इक्वेशन में क्या कहते हैं, ई फाइव का जो हमारा इक्वेशन है माइनस वन बाई जे ओमेगा ई डेल एच जेड अपॉन डेल रो प्लस जे बीटा एच रो, और एच रो का इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, एच रो का इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया माइनस जे ओमेगा म्यू रो डेल ई जेड बाई डेल फाइव माइनस क्या कहते हैं एच रो वाले टर्म में हम लोग क्या करते हैं, एच रो वाला इक्वेशन में ई फाइव का वैल्यू पुट कर देंगे, ई फाइव का वैल्यू हम लोग पुट किए, तो ई फाइव का वैल्यू हमारे पास ये था, ये वैल्यू हम लोग एच रो वाले इक्वेशन में पुट कर दिए ई फाइव का वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया माइनस बीटा रो ओमेगा ई डेल एच जेड बाई डेल रो प्लस जे बीटा एच रो। सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं, उसी एच रो का इक्वेशन हम लोग लिख लिए आगे, वन बाई जे ओमेगा म्यू रो डेल ई जेड बाई डेल फाइव प्लस बीटा अपॉन क्या कहते हैं बीटा अपॉन क्या कहते हैं किस टर्म को क्या माने यहाँ पे हाँ ओमेगा ई वाला टर्म को हम लोग क्या मान लिए, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है के होता है, के मतलब क्या हुआ, के इक्वल टू हमारा होता है प्रोपगेशन वेक्टर क्या होता है अल्फा प्लस जे बीटा क्या कहते हैं, अगर प्रोपगेशन वेक्टर क्या होता है मॉड ऑफ बीटा होता है, अगर एटेन्यूएशन नहीं है तो मॉड ऑफ बीटा मतलब बीटा इक्वल टू क्या होता है रूट इंटू म्यू ई रूट इंटू म्यू क्या रूट इंटू ओमेगा ई, और ओमेगा ई का स्क्वायर हो गया तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया के स्क्वायर, के हमारा क्या है प्रोपगेशन वेक्टर है, वेक्टर मतलब के डॉट आर, उसमें बीटा भी हमारा आता है या फिर गामा भी आ सकता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या कहते हैं जीरो है तो डायरेक्ट हम बीटा से लिखेंगे, और प्रोपगेशन वेक्टर में डायरेक्शन को दिखाने के लिए पूरा के लिखते हैं, तो ओमेगा हाँ बोलो कोई दिक्कत, हाँ तो ओमेगा की हाँ बोलो, अच्छा तो ओमेगा इक्वल टू के स्क्वायर लिख दिए, फिर यहाँ पे हमारा इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करें तो बीटा अपन के स्क्वायर एच रो हो गया, इसी को कॉमन ले लिए तो के स्क्वायर माइनस बीटा अपन के स्क्वायर इक्वल टू इसको इस इक्वेशन को रीअरेंज किए तो माइनस वन बाई जे ओमेगा म्यूरो डेल ई जेड बाई डेल फाइव प्लस बीटा अपन जे के स्क्वायर प्लस डेल एच बाई डेल रो। अब क्या करते हैं के स्क्वायर माइनस बीटा वाला टर्म को, एक्चुअली ये के स्क्वायर वही था जब हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड डायरेक्ट लिए थे तो वहाँ पे एटेन्यूएशन जीरो मान के डायरेक्ट एक बोले थे बीटा हमारा क्या कहते हैं उसका जहाँ पे फेज वाला है जो हमारा प्रोपगेट कर रहा है और एक बीटा जो हम लॉन्चिंग वेव था उसका बीटा था, तो वहाँ पे हम एच स्क्वायर से डिनोट किए थे, यहाँ पे हम लोग क्या तो यहाँ पे जो के स्क्वायर माइनस बीटा यहाँ पे जो हमारा एक बीटा को के से वहाँ पे हम लिखे थे रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कि बीटा फेज वाला और एक बीटा लिखे थे लॉन्चिंग वेव वाला, तो यहाँ पे उसी को हम लोग के लिख दिए के माइनस बीटा स्क्वायर अपन के स्क्वायर, तो के माइनस बीटा स्क्वायर वाले टर्म को यहाँ पे हम लोग के सी स्क्वायर मान लेते हैं, जैसे वहाँ पे बीटा जेड स्क्वायर और सिंपल बीटा स्क्वायर को एच स्क्वायर मान लिए थे तो यहाँ पे हम लोग उसको के सी स्क्वायर मान लेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, वहाँ पे वही एच स्क्वायर वाला टर्म जो था यहाँ पे के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं के सी स्क्वायर मान लेते हैं।
जेड स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को। तो उसी तरह क्या कहते हैं एच रो का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एच रो का इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा एच रो का इक्वेशन हमारे पास क्या आया था, एच रो इक्वल टू आया था माइनस, इसको हम लोग मान लिए क्या कहते हैं के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम लोग केसी मानेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरे टर्म को केसी माने, अच्छा माइनस, अच्छा ये पूरे टर्म को केसी माने हैं, तो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 1/j ओमेगा म्यू रो। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको केसी के टर्म में लिख दिए, तो केसी के टर्म में हमारा इक्वेशन आ जाएगा j बाई के सी स्क्वायर ओमेगा म्यू अपॉन ई जेड अपॉन ई फाइव माइनस बीटा क्या कहते हैं डेल, क्या कहते हैं डेल जेड अपॉन डेल डो। तो उसी तरह फिर हमारा एच फाइव का इक्वेशन आ जाएगा माइनस, तो उसी क्या कहते हैं इसी बेस पे फिर हमारा चार मैक्सवेल मतलब चार इक्वेशन हमारा आ जाएगा, जैसे हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड में आया था चार ट्रांसवर्स कंपोनेंट का। तो उसी तरह हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं चार इक्वेशन आ जाएगा, एक एच रो एच फाइव ई रो ई फाइव के टर्म्स में, ये चार इक्वेशन आ जाएगा माइनस जे बाई के सी स्क्वायर ई जेड के टर्म क्या कहते हैं ई रो के टर्म में, एच फाइव के टर्म में, एच रो के टर्म में और ई फाइव के टर्म में। ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा ट्रांसफर्स कंपोनेंट है। ट्रांसफर्स कंपोनेंट कैसे है, क्योंकि हमारा वेव प्रोपगेट कर रहा है जेड डायरेक्शन में, तो रो फाइव जेड, तो फाइव और जेड क्या हो गया उसका ट्रांसफर्स कंपोनेंट। तो चारों ट्रांसफर कंपोनेंट का जैसे हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड में इक्वेशन आया था, तो वैसा ही कुछ इक्वेशन यहाँ भी है, लेकिन बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का फर्क है कि यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये चारों इक्वेशन करने के बाद अगर हम लेटेस्ट कंसीडर क्या कहते हैं, लेटेस्ट कंसीडर टीई मोड। अगर हम लोग टीई मोड की बात करेंगे तो टीई मोड में क्या था, ई जेड इक्वल टू जीरो, मतलब उसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ जो कंपोनेंट था वो क्या था, वो जीरो, और क्या कहते हैं उसका सिर्फ एक्स और वाई में कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ रो और फाइव में एग्जिस्ट करेगा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो मैक्सवेल का तो ये वाला जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर एच जेड प्लस के स्क्वायर एच जेड इक्वल टू जीरो, जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है, तो क्या कहते हैं उसमें हमारा एच जेड किसका कंपोनेंट है, रो फाइव और जेड, तो इसको हम लोग लिख लिए स्मॉल एच टू रो फाइव, और जेड को किस में लिख दिए, जेड हमारा डिपेंडेंस है ई टू द पावर माइनस जे बीटा जेड, अगर डायरेक्शन की बात हो रही है तो इसको डायरेक्ट जेड को हम इससे लिख दिए ई टू द पावर माइनस जे बीटा जेड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डेल स्क्वायर एच जेड प्लस के स्क्वायर एच जेड इक्वल टू जीरो, मैक्सवेल क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच फील्ड हमारा आया इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी रिटन एज, तो उसका उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लैप्लासियन के फॉर्म में लिख दिए, क्या कहते हैं जो हमारा एच का एच फील्ड का जो इक्वेशन आया है ये क्या होगा, ये लैप्लासियन ऑफ क्या कहते हैं एच जेड हो गया। तो इसको हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो मतलब डेल डॉट क्या डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ एच, तो उसके इक्वेशन को हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखेंगे उसी तरह 1/h1 h2 h3 करके, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा 1/रो डेल बाई डेल रो डेल एच जेड बाई डेल रो प्लस 1/रो स्क्वायर डेल स्क्वायर एच जेड बाई डेल फाइव स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच जेड बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एच जेड इक्वल टू जीरो। अब सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन फॉर एच जेड के लिए हम एक्सप्रेशन क्या करते हैं, एच जेड किस पे डिपेंडेंस है, ई टू द पावर माइनस जे बीटा जेड पे, उसका दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एच जेड वाला कंपोनेंट है डेल स्क्वायर एच जेड अपन जेड स्क्वायर माइनस जे बीटा, तो क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर, तो सीधा डायरेक्शन से हमको मतलब है तो सीधा हम लोग बीटा स्क्वायर जो हम उसका प्रोपगेशन था उसको हम लोग ले लिए डायरेक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एच जेड रो फाइव अपॉन डेल रो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रो फाइव लिख रहे हैं क्योंकि जेड वाले टर्म को हम लोग ई टू पावर माइनस बीटा स्क्वायर के टर्म में ले लिए हैं, प्लस 1/रो एच टू रो क्या कहते हैं रो इंटू फाइव डेल रो प्लस 1/h स्क्वायर डेल स्क्वायर एच टू रो फाइव डिवाइड बाई डेल फाइव स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एच जेड कंपोनेंट में रो फाइव को लिखे और क्या कहते हैं जेड वाला कंपोनेंट को डायरेक्ट ई टू पावर माइनस जे बीटा जेड, तो उसका दो बार डिफरेंशिएट किए तो बीटा स्क्वायर के टर्म में हम लोग लिख लिए हैं, प्लस के स्क्वायर एच जेड प्लस रो फाइव इक्वल टू जीरो। अब क्या कहते हैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज किए तो क्या कहते हैं के स्क्वायर माइनस, अच्छा वहां पे के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को के सी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किए थे, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम लोग के सी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किए थे, तो वेयर के सी रिप्रेजेंट्स द कट ऑफ वेव नंबर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आया था पहला इक्वेशन, यहाँ वाला जो इक्वेशन आया था के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग के सी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे के सी क्या रिप्रेजेंट करता है, के सी रिप्रेजेंट करता है कट ऑफ वेव नंबर। अब क्या कहते हैं
वी अप्लाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व इक्वेशन। अब हम लोग इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो एच जेड का इक्वेशन किस पे है, रो और फाई पे है, और तो इसलिए इसको हम लोग सेपरेट लिख दिए आर रो प्लस फाई। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन द प्रीवियस इक्वेशन एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एस। ये जो इसका जो वैल्यू है एच जेड इक्वल टू आर रो और फाई अलग अलग ले लिए हैं, और इसको इससे पहले वाला इक्वेशन जो था उसमें पुट कर रहे हैं, और क्या करते हैं दोनों साइड हम लोग आर इंटू फाई से डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला इक्वेशन क्या कहते हैं, ये वाला इक्वेशन जो है, तो इसमें इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा दोनों साइड आर एफ से क्या कहते हैं डिवाइड किए हैं, और क्या कहते हैं ये एच जेड रो फाई की जगह पे आर रो और फाई पुट कर दिए हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 1/r इक्वल टू, अब क्या कहते हैं ये आर फाई और डेल फाई ये क्या बन गया, सिंगल वेरिएबल बन गया। सिंगल वेरिएबल बन गया मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन से अब क्या हो गया, सिंपल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब दो वेरिएबल होता है एक्स वाई, एक को कांस्टेंट मानते हैं, एक को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में। अब क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल कर दिए, तो मतलब दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर दिए, तो अब ये क्या बन जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बदलावा सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन बच गया। तो अब इसको यहाँ पे डी लिखेंगे, डेल के जगह पे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो 1/r डी स्क्वायर बाय डी रो स्क्वायर प्लस 1/रो इंटू आर डी आर बाई डी रो प्लस 1/रो स्क्वायर फाई डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एफ स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इक्वल टू 0। द एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज इसमें क्या किया, फिर इसको हम लोग रीअरेंज कर दिए। तो एक फाई वाले को अरेंज कर दिया और आर वाले को अरेंज कर दिए, क्योंकि वेरिएबल ऑफ सेपरेबल मेथड निकाल रहे हैं, आर फाई दोनों का अलग अलग निकाल रहे हैं। तो ये वाला टर्म क्या होगा, ओनली फंक्शन ऑफ रो, और ये वाला टर्म क्या हो गया, ओनली फंक्शन ऑफ फाई। तो इस तरह से क्या कहते हैं वेरिएबल को हम लोग सेपरेट कर लिए, और दोनों पार्शियल डिफरेंशिएशन किसमें चेंज हो गया, सिंपल डिफरेंशिएशन में। यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे डेल नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि सिंपल डिफरेंशिएशन आ गया। यहाँ पे गलती से लिखा गया डेल, यहाँ पे डी लिखेंगे, डी स्क्वायर फाई अपन डी फाई स्क्वायर, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है ना। अगर यहाँ पे फाई के अलावा और कोई वेरिएबल होता तब ना पार्शियल डिफरेंशिएशन होता। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में कर दिए। तो द LHS ऑफ द एबव इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन रो एंड RHS ऑन फाई, देयरफॉर ईच साइड वुड बी ए कांस्टेंट। क्या कहते हैं, दोनों तरफ हमारा क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एक ये वाला टर्म को हम एक कांस्टेंट मान लिए के स्क्वायर फाई, तो उस टाइप से हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया डी स्क्वायर फाई अपॉन डी फाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर फाई फाई इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑल्सो वी गेट ये हो गया फाई के टर्म्स में, और आर के टर्म्स में जो हमारा इक्वेशन था तो क्या हो गया, रो स्क्वायर बाय आर डी स्क्वायर बाय आर बाय डी रो स्क्वायर प्लस रो बाय आर डी आर बाय डी रो प्लस के सी स्क्वायर रो स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर फाई। इसीलिए फिर यहाँ पे हम इसको रीअरेंज कर दिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, के सी स्क्वायर रो माइनस के फाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका तो ये हमारा द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय क्या कहते हैं डी स्क्वायर फाई प्लस के स्क्वायर फाई। ये वाला एक इक्वेशन बन गया, और एक फाई के टर्म्स में एक इक्वेशन बन गया। तो फाई वाला जो टर्म है उसका जो सॉल्यूशन आता है, उसका सॉल्यूशन इस टाइप से आता है इस इक्वेशन का, कि फाई फाई इक्वल टू हमारा सॉल्यूशन आएगा ए के साइन फाई, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस बी कॉस के फाई फाई। क्या कहता है, सिंस क्या कहता है ड्यू टू क्या कहते हैं सर्कुलर सिमेट्री, ड्यू टू सर्कुलर सिमेट्री, सर्कुलर सिमेट्री के चलते क्या होता है, ये जो हमारा के फाई और क्या कहते हैं दोनों में जो हमारा आया है के फाई, ये क्या होता है, ये H2 जो रो फाई है, ये हमारा क्या होता है रो फाई प्लस माइनस 2m पाई, के फाई इज एन इंटीजर। ये हमारा क्या होता है इंटीजर के टर्म्स में आता है। इंटीजर के टर्म्स में क्यों आता है, क्योंकि सर्कुलर सिमेट्री होने के चलते ये हमारा इंटीजर के टर्म में आता है। इसलिए इस इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन जो है डेल फाई, वो रिड्यूस हो जाता है a sin n फाई प्लस b cos n फाई, वेयर n इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे ड्यू टू सर्कुलर सिमेट्री क्या हो गया, जो हमारा के फाई था वो हमारा क्या हो गया n, और क्या कहते हैं दोनों हमारा n में कन्वर्ट हो गया, जिसका मतलब n का मतलब क्योंकि सर्कुलर सिमेट्री के चलते वो हमारा इंटीजर में आता है। तो देयरफॉर इक्वेशन ये क्या कहते हैं, ये डेल स्क्वायर आर बाय डी स्क्वायर आर अपॉन डी रो स्क्वायर प्लस रो डी आर अपॉन डी रो प्लस के सी स्क्वायर रो माइनस के फाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का देखते हैं, ये तो फाई का इक्वेशन का सोल्यूशन लिख लिए वेरिएबल सेपरेबल में। अब क्या कहते हैं आर का इक्वेशन का सोल्यूशन लिखेंगे, तो इसको क्या करें मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई आर एंड रिप्लेसिंग के फाई इंटू एन। क्या कहते हैं
सबको r से मल्टीप्लाई कर दिया और k फाई हमारा क्या आ रहा है, इंटीजर के टर्म में आ रहा है, क्यों, ड्यू टू सर्कुलर सिमेट्री। तो हमारा कुछ ये इक्वेशन आ गया, रो स्क्वायर डी स्क्वायर आर अपॉन डी रो स्क्वायर प्लस रो डी आर बाई डी रो प्लस के सी स्क्वायर रो माइनस एन स्क्वायर आर इक्वल टू 0। अब क्या कहते हैं, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहते हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कुछ इस टाइप का हो कि 1 बाय रो डेल बाय डेल रो, अगर इस टाइप का एक जनरल इक्वेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, मत पूछना कि एफ कहाँ से आ गया, मतलब इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो कि 1 बाय रो माइनस डेल बाय डेल रो डेल एफ बाय डेल रो प्लस के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डेल रो एफ इक्वल टू 0, अगर इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सोल्यूशन आता है हमारा बेसल्स फंक्शन के रूप में। इस टाइप का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका जो सोल्यूशन आता है, उसका सोल्यूशन आता है बेसल्स फंक्शन के फॉर्म में, और वो सोल्यूशन होता है एफ रो। अगर इसका जो मान लो यहाँ पे जो भी हमारा वेरिएबल है उसका सोल्यूशन आता है एफ रो इक्वल टू सी जे एन के रो प्लस डी वाई एन के रो, अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है, इसका सोल्यूशन बेसल फंक्शन में होता है, जो कि ये वाला पार्ट कहलाता है बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और क्या कहते हैं ये वाला पार्ट कहलाता है बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। तो इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो कुछ वेव फॉर्म ड्रॉ होता है वो इस तरह से वेव फॉर्म ड्रॉ होता है कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे जैसे 0 1 2 जैसे एन में है तो 1 J2 जैसे जैसे जाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, घटते जाता है। ये इस टाइप का इसका सोल्यूशन का वैल्यू आता है। जो बेसल फंक्शन हम इसका ड्रॉ करेंगे तो उस टाइप का इसका वैल्यू आता है कि वो ऑक्सिलेटरी नेचर का होता है, और क्या कहते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं n इक्वल टू 0 1 2 3 वैसे वैसे उसका एम्पलीट्यूड घटते जाता है। इफ यू प्लॉट द बेसल फंक्शन फॉर J and X for n equal to 0 1 2 3 and so on, we get the